हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो फैंग होता है अब अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए वो उस सिटी लॉर्ड के मैंशन में पहुंचता है, जहां पे किसी मैरिज सेरेमनी का इंतजाम किया गया था, क्योंकि वहां पे उसकी बेटी वाना के लिए रॉयल कैपिटल के ज़ाओ फैमिली का यंग मास्टर जो जोंग होता है उसी के साथ इसकी मैरिज तय की गई होती है, जिसके लिए एक सेरेमनी का इंतजाम किया गया होता है, क्योंकि वहाँ पे रॉयल कैपिटल की तरफ से 2 मैसेंजर आने वाले थे यहाँ पे वाना को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे उस मैरिज के लिए सेलिब्रेशन तो चल रही होती है। इसी दौरान यहाँ फैंग जो होता है सिटी लॉर्ड की बेइज्जती करने वाला एक लेटर लिखता है और उसे भेज देता है। इसे पढ़ते ही वो बौखला जाता है और यहाँ फैंग को मारने के लिए तिल मिला उठता है। लेकिन उस सिटी लॉर्ड को पहले अपने 2 मैसेंजर्स का स्वागत करना था, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो फैंग को बाद में देख लेगा। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे उस सिटी लॉर्ड ने उन 2 मैसेंजर्स का काफी अच्छे से स्वागत किया होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे उनसे भी ज्यादा एरोगेंट निकलते हैं। वो वाना की यहाँ पे बेइज्जती करते हैं और यहाँ उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे उसकी वाइफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे यंग मास्टर जोंग की मिस्ट्रेस बनाने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास एक रेयर काइंड ऑफ फिजिकल बॉडी है का यूज करके हमारे जो यंग मास्टर है उनकी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करवाया जाएगा। ये सुनकर के वहाँ के लोग तो सरप्राइज रह जाते हैं। ये एक तरह से उनके लिए बेइज्जती थी, क्योंकि उनकी प्रिंसेस को किसी ने ये ऑफर किया था कि वो किसी और की मिस्ट्रेस बनेगी। आगे उन सभी के खुसुर फुसुर और शिकायतों को सुनकर वे जो 2 मैसेंजर्स होते हैं उनमें से वो लड़की जो लिंगर होती है यहाँ पे अपनी ऑरा दिखाते हुए उनसे कहती है कि हमारी रॉयल कैपिटल की ज़ाओ फैमिली है और हमारी ये जो ज़ाओ फैमिली और नानगुआन रॉयल फैमिली ये मात्र 2 ही ऐसी फैमिलीज हैं जो कि इस पूरे लियांग कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल और 2 ग्रेट फैमिलीज हैं। इसीलिए तुम जैसी लड़की को अगर इस फैमिली में आने का मौका भी मिल रहा है तो तुम्हें इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। तुम जैसे निचले तबके के लोगों को हमने अपने यंग मास्टर के लिए सिलेक्ट किया है। ये तो तुम्हारे लिए किसी ऑलरेडी एक बहुत बड़े गिफ्ट की तरह है। इसे अप्रिशिएट करने के बजाय तुम हमें पे ही इल्जाम लगा करके यहाँ पे शिकायतें कर रहे हो। ये सुनते ही वो जो सितु हाउजू होता है वो आगे आता है और उन 2 मैसेंजर से माफी मांगने लगता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी ये जो बेटी वाना है वो आपकी रॉयल फैमिली में मैरी करने के लिए तैयार है, चाहे इसे मिस्ट्रेस का ही ओहदा क्यों ना मिले। और इसका आपके फैमिली में जाना तो हमारे सितु फैमिली के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। आगे वाना भी इतराते हुए सोचने लगती है कि उसकी तो एक यिन टॉप वाली नरिशिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है। जाहिर सी बात है मेरी जैसी बॉडी होना एक रेयर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसकी उस यंग मास्टर जोंग को तो हर हाल में उसकी कल्टीवेशन के लिए मेरी ही स्पिरिचुअल बॉडी की जरूरत होगी। एक बार बस मुझे वहाँ पे जाने तो दो, उसके बाद मैं देखो उसे अपने मुट्ठी में कैसे करती हूँ और फिर जैसे चाहे उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वो अपनी इवल इरादों को सोचते हुए यहाँ मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अब आगे इनके इस तरह से गिड़गिड़ाने के बाद ये जो 2 मैसेंजर्स होते हैं वो भी इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे वो लड़की जो होती है यहाँ पे वाना से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अब रॉयल कैपिटल चलना होगा, ताकि तुम्हारे आने की खबर मैं अपने कैपिटल में जाकर के रिपोर्ट कर सकूं। और यहाँ पे वो वाना को ले जाने के लिए खास तरह का बॉक्स निकालती है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें उसमें एक छोटी सी बग्घी दिखाई देती है, जो कि बाहर निकलते ही साइज में बड़ा हो जाता है और हवा में फ्लोट करने लगता है। इसे देख करके सारे सरप्राइज रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वाकई में ये रॉयल कैपिटल वाली ज़ाओ फैमिली जो है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इनके पास इतने अतरंगी किस्म के ट्रेजर्स जो मौजूद हैं। अब आगे वे लोग इस बग्गी को बहुत ही अजीब से नाम से पुकार रहे होते हैं। वे लोग इस बग्गी को अफ्रीका कहते हैं। उन सब की आंखें इस अफ्रीका वाले बग्गी पर टिक जाती हैं, इसीलिए वो जो लड़का होता है यहाँ पे अपनी इस बग्गी की तारीफों के पुल बांध देता है। वो कहता है कि तुम सभी ने इस तरह की फ्लाइंग बोट कभी नहीं देखी होगी। ये खास तरह से डिजाइन किया गया है हमारे ही यंग मास्टर जोंग के लिए और पर्सनली हमारे यंग मास्टर जोंग ने इस बग्गी को हमें सौंपते हुए कहा है हम उनकी होने वाले दुल्हन यानी कि वाना को इसी में लेकर के आए। ये फ्लाइंग बोट एक ऐसा मैजिकल वेपन है जो कि सिर्फ हमारी ही फैमिली के पास पाया जाता है। काफी रेयर काइंड ऑफ मैजिकल वेपन है जो कि इतना ज्यादा सुरक्षित है कि इसमें चढ़ते ही यहाँ पे एक तिनके से भी इस पे अटैक नहीं किया जा सकता।
अब आगे वो जो लड़का होता है इस फ्लाइंग बोट यानी कि अफ्रीका नामक इस बग्गी की तारीफ पे तारीफ करना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि ये हमारे लियांग किंगडम का इंटायरली एक रेयर काइंड ऑफ मैजिकल वेपन है कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे कई बार अटैक करने के बावजूद भी इसमें एक खरोच तक नहीं आ सकती। इसमें एक खास तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया है। में बैठते ही वो बंदा हर हाल में सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है। तुम सभी चाहो तो इसकी अमेजिंग ताकत को अपनी इन्हीं फटी हुई आंखों से देख सकते हो। आगे वो बंदा इसी फ्लाइंग बोट का बखान करते हुए सितु हाओजी से कहता है तुम चाहो तो अपनी पूरी ताकत के साथ इस पे अटैक कर सकते हो, इसके तुम एक भी अंजर पंजर को ढीले नहीं कर पाओगे। तो हाओजी ये सुन के घबरा जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस पे वो बंदा यहाँ सितु हाओजी से कहता है कि इसके डिफेंस पे मुझे पूरा विश्वास है और अगर तुम्हारे अटैक से ये टूट भी जाता है तो इसकी टूटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से मेरी होगी। इसके साथ तुम्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अब कंपनसेशन का लालच सुन करके वो सितु हाओजी जो होता है सोचने लगता है कि इस पे मैं अपनी पूरी ताकत से अटैक करूंगा। इससे अगर ये टूट जाता है तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। आगे यहाँ पे उस सितु हाओजी ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए उस बग्गी पे अटैक किया होता है, लेकिन उस बग्गी की जो डिफेंस सिस्टम होती है वो वाकई में अमेजिंग होती है। उस पे तो एक खरोच भी नहीं आती और वो पूरी तरह से सही सलामत खड़ा होता है। की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देख करके वो सितु हाओजी भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। मुझे लगता है कि अगर इन रॉयल कैपिटल वालों से हमारा संबंध जुड़ गया फिर मुझे आगे सक्सेस होने से तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी उस बग्गी को देख करके यहाँ वाना भी सोचने लगती है कि वो जो यंग मास्टर जोंग है वो तो मुझे लगता है काफी ज्यादा वैल्यू देता है। उसने मुझे वेलकम करने के लिए इतनी शानदार और मजबूत बग्गी को जो भेज दिया है मुझे लेवान करने के लिए। अब आगे वो बंदा फिर से अपना बखान करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैंने कहा था ना हमारी ये जो बग्गी अफ्रीका है उसे कोई बंदा भी नहीं तोड़ सकता, इस पे तो एक खरोच भी नहीं आ सकती। अब उसकी इतना कहने की देरी होती है कि यहाँ पे धड़ल्ले से फैंग आ जाता है और उस अफ्रीका नामक बग्गी पे इतने ज्यादा अटैक करता है तो उसके मात्र 6-7 अटैक में ही वो जो बग्गी होती है वो चूर चूर होकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी वो बंदा जो इस फ्लाइंग बोट की इतनी ज्यादा तारीफों के पुल बांध रहा होता है वो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ फैंग उनसे कहने लगता है कि अभी तो तू कह रहा था कि ये बग्गी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने इससे बड़ा मजाक पहले नहीं सुना। आगे फैंग जो होता है वो सितु हाओजी से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तू अपनी इस नक्शड़ी बेटी की शादी किसी बहुत ही पावरफुल बंदे से करवाने वाला है, लेकिन इसकी पावर तो मैंने आज यही देख ली। इस पे जो वाना होती है वो यहाँ फैंग से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की, मैंने पहले ही तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था तो फिर अब भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। याद रखना मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह मुझे पाने के लिए इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। जिस पे फेंग हाउस से कहता है कि तुझे ये किसने कह दिया कि मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ, सपने देखना बंद करो, तुझ जैसी नकचड़ी औरत को तो मैं दूर से भी ना देखूं, तो बस यहाँ पे तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए आया हूँ कि बार बार मेरी फैमिली पे अटैक करना बंद करे। तुम तो मेरे लिए बस ऐसी हो जैसे किसी रोड के किनारे एक टूटी हुई चप्पल पड़ी हो, इसे मैं देखना तक पसंद ना करूँ तो उसे पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पे यहाँ पे जो वाना होती है वो चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी यहाँ पे बेइज्जती करने की। फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं बल्कि तुम दोनों बाप बेटी जो है खुद अपनी बेइज्जती यहाँ करवा रहे हो। तुम दोनों ने यहाँ पे जोंग फैंग से रिश्ता जोड़ने के लिए उसके तलवे चाटने से भी पीछे नहीं हटे। यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते हैं कि तुम उनकी फैमिली में शामिल होने के लिए किस हद तक गुजर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बेइज्जती क्या करूँगा। तुमने तो खुद ही अपनी यहाँ पे एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहने दी है। अब ये सुनकर के वहाँ पे तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। सारे लोग जो होते हैं वो फिर से गुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। इतने में वो बंदा जो होता है यहाँ फैंग से कहता है कि तुम उसी जौ जैंग के बेटे जौ फैंग हो, तुम्हारी ये जौ फैमिली है वो हमारी ही फैमिली के किसी दूर दराज ब्रांच से तुम बिलोंग करते हो, और कुछ टाइम पहले तुम्हारे फादर की जिस तरह से हम लोगों ने हालत की थी लगता है कि तुम्हारे जौ फैमिली उसे भूल गई है। हमारे बाप के साथ साथ तुम जैसे नाकारों के लिए भी हमारे जौ फैमिली में कोई जगह नहीं है। लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही लंबी जी ली है,
इसीलिए इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। इस तरह से हमने तेरे बाप को ठिकाने लगाया था, लगता है कि तेरी भी वही हालत करनी होगी। अब आगे ऐसा कहते हुए उसने अपनी तलवार निकाल ली होती है। फैंग भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें सिखाई देता हूँ कि असली ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हैं। जिस पे वो लड़की लिंगर यहाँ पे फैंग से कहने लगती है कि तुम हमारे ही ब्रांच के एक यूजलेस पर्सन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने मेन ब्रांच के पावरफुल लीडर को चैलेंज करने की और उनसे फाइट करने की। मैं तो आज तुम्हें अपनी एक फोक से ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है। इतने में वो जो सितु हाउजी होता है वो अपने मेहमानों से कहता है कि इस यूजलेस पर्सन को मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो उन दोनों को यहाँ पे बैठ करके फाइट का आनंद लेने को कहता है। खुद फैंग का सामना करने के लिए उसके सामने तन के खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे फैंग और इस सितु हाउजी के बीच यहाँ पे कमाल की फाइटिंग शुरू हो जाती है। एक तरफ सितु हाउजी जो कि एक 9 स्टार वॉरियर रेल्म का कल्टीवेटर है, वो यहाँ पे फैंग पे भारी पड़ रहा होता है कि फैंग और उसके बीच में 2 लेवल्स का गैप है, जिसके कारण फैंग लगातार उससे मात खाता जा रहा था। फैंग जो होता है वो लगातार यहाँ सितु हाउजी के अटैक्स को डिफेंस कर रहा होता है कि हार को देख करके यहाँ पे जो सितु हाउजी होता है वो फैंग से कहने लगता है कि हम दोनों के बीच का जो गैप है वो आसमान और जमीन के बराबर है, जिसे तुम चाह करके भी यहाँ पे फिल नहीं कर पाओगे। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे स्ट्रगल करना बंद कर दो, तभी तुम्हें एक आसान मौत मिलेगी। आगे फैंग भी यही सोच रहा होता है कि अभी क्यों उसकी ये जो करंट स्ट्रेंथ है वो इस सितु हाउजी के 9 स्टार जनरल लेवल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये उसे किसी भी हाल में अपने पॉइंट्स का यूज करके अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इसीलिए वो सोच रहा होता है कि उसे अपने सिस्टम के रिवॉर्ड पे पूरी तरह से निर्भर होना होगा कि वो जल्द से जल्द अपने लेवल को अपग्रेड कर पाए। अब इनकी इस धमाकेदार फाइटिंग को देख करके वे जो 2 मैसेंजर्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ वो लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जो यहाँ पे फैंग है वो 1 सेकंड और भी उस सितु हाउजी के सामने टिक पाएगा। जिसपे वो लड़का उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है कि सितु हाउजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ उस फैंग को तो चुटकी में हरा देगा। इसीलिए हमें बस बैठ करके यहाँ पे इस फाइट के नजारा का मजा लेना है। उस फैंग जैसे यूजलेस पर्सन से हमें मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं। इधर जो सितु हाउजी होता है यहाँ पे फैंग को ललकारने लगता है, ये कहते हुए कि अब की बार मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू दोबारा उठ खड़ा होने की काबिल भी नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पे वापस आने की तुम्हारी हिम्मत होगी। जिसपे फैंग भी उसे एक करारा जवाब देता है कि तू मुझे मारना तो डिजर्व ही नहीं करता। आगे उसने इतना कहते ही अपने पास से एक खास तरह का एलिक्सर निकाला होता है और उसे हवा में उछाल देता है। इससे वहाँ पे आसपास एक इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगती है और उससे निकलने वाली जो ऑरा होती है आगे वो फैंग को कितनी ज्यादा पावर देगी, तो फिर फैंग की पावर को अपग्रेड करने के लिए उसे पूरी तरह से अपने सिस्टम के रिवॉर्ड पे ही डिपेंडेंट होना होगा। ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसे बिल्कुल भी देखना ना भूलें। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारी मेहनत को प्लीज अप्रिशिएट करने के लिए गाइज एक लाइक तो बनता ही है। अब यहाँ पे सिचुएशन अगले सीन पे शिफ्ट होती है। अब आगे हम देखते हैं कि फैंग ने तो वो एक्सप्लोडिंग एक्लेजर को खा लिया होता है। का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन सिर्फ ये 60 सेकंड के लिए ही रहेगा। अब आगे उस एक्सप्लोडिंग एक्लेजर के खाते ही यहाँ पे जो फैंग होता है उसके शरीर में एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है और वो दौड़ पड़ता है उस सितु हाउजी को मारने के लिए। जिसपे वो सितु हाउजी उससे कहता है कि तुमने पिल ही तो खाया है और सोच रहे हो कि मेरा मुकाबला कर सकते हो। अब यहाँ ये दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यहाँ पे इनके बीच एक जबरदस्त सी फाइटिंग को हम देखते हैं। यहाँ पे पहले तो इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा करके नलिफाई हो जाते हैं, लेकिन वहीं जो सितु हाउजी होता है वो लगातार यहाँ फैंग पे अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे इसके हर एक अटैक को जो फैंग होता है वो जबरदस्त तरीके से डॉज कर रहा होता है। इन दोनों के लगातार अटैक्स एक दूसरे से टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फैंग के इस लगातार अटैक को देखते ही वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं, फैंग ने तो अपने दिल में बहुत ही ज्यादा नफरत पाल रखी है और वो किसी हाल में आज अपने बाप के मौत का बदला लेकर के ही रहेगा। ज़ो फैंग को पता नहीं सभी लोग आज से पहले बेकार क्यों समझ रहे थे, तो लगता है इसे समझने में भी मिस्टेक कर दी। इसकी पावर तो उस सितु हाउजी के कंपैरिजन में बिल्कुल बराबर है। अपने नफरत को बुझाने के लिए कहीं वो आज सितु हाउजी को मार ही ना डाले। उनके जो मैसेंजर लड़की होती है उसे गुस्सा आता है। उसे भी लग
लग रहा होता है कि कहीं ये सितो हॉजी यहाँ पे हार न जाए। यही देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर इस फैंग ने अपने आप को इतना सडनली इतना स्ट्रॉन्गर कैसे बना लिया है। इसे तो हमने अपने सबसे छोटे ब्रांच में कचरा समझ करके बाहर निकाल फेंका था। आखिरकार इसके हत्थे कौन सा खजाना लग गया है जिसके कारण ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। निपटने के लिए वो अपने साथी को सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम अपने गार्ड एल्डर को यहाँ पे बुला ले। कि वो सितो हॉजी अगर यहाँ पे हार भी जाता है तो उस ज़ाओ फैंग को मारने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन होगा। पे वो दूसरा बंदा होता है इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए अपने पास से एक टोकन निकालता है। उसे प्रेस करते ही वो यहाँ अपने ज़ाओ फैमिली के मेन ब्रांच के को यहाँ पे आने के लिए मैसेज भेज देता है। इधर दूसरी तरफ हमें वापस से उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सितो हॉजी जो होता है अब उसके ऊपर यहाँ फैंग भारी पड़ रहा था। बस यही सोच रहा होता है कि जल्द से जल्द ये 60 सेकंड यहाँ पे खत्म हो जाए। इसे ही उस एक्सप्लोडिंग एक्लीजर का यहाँ पे असर खत्म होगा के बाद इस फैंग को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वो मात्र फैंग के अटैक्स को यहाँ पे डॉज कर रहा होता है और उसे बचने के लिए मेंशन की तरफ दौड़ पड़ता है कि वो यहाँ सितो हॉजी फैंग को ये कहते हुए कि बस मैं तुम्हें 60 सेकंड्स के बाद देख लूंगा। तुमने ये जो एक्सप्लोडिंग एक्लीजर खाया है वो वाकई में अमेजिंग है। इसके इफेक्ट को तो मैं भी आसानी से डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आज तुम्हारी ही मौत होगी ये मैंने आज तय कर दिया है। अब आगे फैंग यहाँ पे देखता है कि वो मेंशन के अंदर छिप रहा है, इसीलिए फैंग ने अपने 10 डिवाइन शॉट की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। उससे निकलने वाली जो फायर फिनिक्स होती है वो उस सितो हॉजी का पीछा करने लगती है, लेकिन सितो हॉजी उसके अटैक से बच जाता है। आगे जो फैंग होता है वो लगातार सितो हॉजी पे अटैक करने लगता है। लड़ते लड़ते ये लोग उस मेंशन की छत पे आ जाते हैं जहाँ पे फाइटिंग करने के दौरान सितो हॉजी जो होता है वो अचानक से अब मेंशन के अंदर जा छिपता है। जैसे ही यहाँ पे फैंग उसका पीछा करते हुए उस मेंशन के अंदर पहुँचता है तो हॉजी ने अपनी चाल जल्दी होती है। वो उस मेंशन से बाहर निकलने के सारे खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देता है। फैंग से कहने लगता है कि अब तो मेरे जाल में फंस चुका है बच्चे। 60 सेकंड्स तो कब की बीत चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो जो एक्सप्लोडिंग एक्लीजर का असर था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आगे जब फैंग जब उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका असर वाकई में खत्म हो चुका था। इस बात से वो जो सितो हॉजी होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उस मेडिसिन का जो असर है वो खत्म हो चुका था। हालांकि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था, इसीलिए अब उसने फैंग को चारों तरफ से अपने बनाए हुए पिंजरे में कैद कर दिया था। अब वो सितो हॉजी यहाँ फैंग पे जानलेवा अटैक करने के लिए अपनी तलवार की स्ले का यूज करता है, लेकिन उसकी इस हरकत को देख करके यहाँ पे जो फैंग होता है वो जोर से हंसने लगता है। हंसी को देख करके यहाँ सितो हॉजी को काफी हैरानी होती है और वो फैंग से पूछने लगता है कि आखिर तू हंस क्यों रहा है। इसमें फैंग यहाँ पे डिस्क्लोज करता है कि अरे बेवकूफ, जो तूने मुझे उस समय उस एक्सप्लोजिंग एक्लीजर को खाने के देखा था उसे मैंने नहीं खाया था, बल्कि वो सिर्फ मेरी तरफ से किया गया एक नाटक था और अब मैं उस एक्सप्लोजिंग एक्लीजर को अब खाऊंगा। उसके खाए ही तुझे लगा कि तू मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। सिर्फ 1 मिनट तक तू मेरे अटैक को सिर्फ डॉज करता रहा। अब सोचो जब मैं एक्चुअल में इस एक्लीजर को खा लूंगा तो फिर तुम मेरी पावर्स का कैसे सामना कर पाओगे। यहाँ वो सितो हॉजी अपने ही जाल में फंस चुका होता है। ये देखकर सितो हॉजी उससे कहने लगता है कि मैं नहीं खेलूंगा, ये तो चीटिंग है। ये फैंग ने उस पे हमला करने के लिए अपने 10 डिवाइन शॉट की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें निकलती हुई 3 तलवारें कि वाटर, फायर और अर्थ के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा किलिंग फॉर्मेशन बनवाती है जिससे निकलते हुए लगातार अटैक से वो सितो हॉजी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। इस फॉर्मेशन से निकलने वाले लगातार अटैक से सितो हॉजी अपने ही जाल में फंस चुका होता है। उस केज के अंदर यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा होता है कि कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पे फैंग ने उस पे एक ऐसा अटैक किया होता है, मात्र उसके इस 10 डिवाइन शॉट के फॉर्मेशन के एक ही स्ले से ही उस मेंशन की आधी दीवार टूटने के साथ साथ वो सितो हॉजी वहीं पे ढेर हो जाता है। उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है और मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है। खड़े लोगों और मैसेंजर्स को ये पता ही नहीं चलता कि आखिर मेंशन के अंदर क्या चल रहा है, किसने जीता है और किसने यहाँ पे मात खाई है। जब वे अपने सामने उस सितो हॉजी की लाश देखते हैं, जो बेटी वाना होती है वो वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है। आगे फैंग यहाँ पे बाहर निकलता है और उन 2 मैसेंजर्स को यहाँ पे धमकी देता है, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम ही लोग थे जिन्होंने मेरे फादर को मारने में वहाँ पे साजिश की थी। इसलिए मैं अपने फादर की मौत का बदला तुम दोनों से ही इंटरेस्ट के साथ लूंगा। इससे पहले कि यहाँ पे जो फैंग होता उन पे अटैक कर पाता कि तभी यहाँ पे जाफा अपेयर होता है और उस सिटी लॉर्ड के मरते ही यहाँ पे फैंग को ये बताता है
सिटी के लॉर्ड सितु हॉजी को मारने की वजह से तुमने एक मिशन के टास्क को कंप्लीट कर लिया है, के कारण तुम्हें टोटल 7 लाख के एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो तुम्हारी 10 डिवाइन शॉट की जो एफिशिएंसी है उसे 1 लाख गुना बढ़ा दिया जाता है। उसने अब तक के सबसे बड़े मिशन को पूरा किया होता है, इसीलिए सिस्टम की तरफ से उसे एक ऑटोमेटिकली गोल्डन लायन रोर हेवनली कुंफू की स्किल दी जाती है। साथ ही सिटी लॉर्ड को मार करके उसने जो एक बहुत बड़े मिशन को कंप्लीट किया है, इसके लिए उसे 5 लाख के एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन होने के साथ साथ एक और टाइटल भी दिया जाता है, जो कि इस यूशुई सिटी का सिटी लॉर्ड है। अब से इस पूरे यूशुई सिटी का नया सिटी लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि ज़ाओ फैंग ही होगा। अब ये टाइटल जो उसने पाया होता है, इन सारी रिवॉर्ड्स के बदले में यहाँ पे फैंग तो खुशी से फूले नहीं समा था। वो बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा ही उतावला हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पहले से जो ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन हो चुकी हैं। इसीलिए वो उन दोनों मैसेंजर्स को धमकी देने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पे कोई फैंग को ऊंचाई से देख रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर है जिसे उस बंदे ने यहाँ पे सिग्नल दे करके बुलाया है। बंदा और कोई नहीं बल्कि उनके रॉयल कैपिटल वाले ज़ाओ फैमिली का हेड एल्डर है, जिसका नाम ज़ाओ यान है। एल्डर आते ही यहाँ फैंग पे हमला करता है और उससे कहता है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इस यूशुई सिटी से सबसे बड़े गद्दार यानी कि तुम्हारे बाप को मौत के घाट उतारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका पिल्ला इतना जल्दी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे दोबारा गद्दारी करने के लिए, मेरा सामना करने के लिए यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और अब बारी आ गई है कि उसके पिल्लों को भी खत्म कर दिया जाए। ये जो ज़ाओ यान होता है, इसी ने ही यहाँ पे फैंग के फादर को मारा था। ये उस रॉयल कैपिटल वाले ज़ाओ फैमिली के मेन ब्रांच का एक पॉपुलर एल्डर है। उस एल्डर के आते ही वो लड़की जिसकी अभी फट रही होती है, यहाँ फैंग को देख करके में हिम्मत आ जाती है और वो फैंग को चुनौती देने लगती है कि हमारे जो एल्डर यान है वो काफी ज्यादा पावरफुल मैन है, वो भी कुंफू की कलाबाजी में। वो फैंग से कहती है कि इनके सामने चाहे तुम किसी भी ट्रिक्स का यूज क्यों ना कर लो, तुम इनकी एक उंगली का भी मुकाबला नहीं कर पाओगे और आज से तुम्हारी यहाँ पे मौत पक्की ही है। बात सुन करके वो जो भीड़ इकट्ठा होती है आपस में यही बातें करने लगती है। ये जो ज़ाओ यान है वो काफी ज्यादा पावरफुल लेवल का कल्टीवेटर है, एक पावरफुल मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर है। रॉयल कैपिटल ने यहाँ पे ज़ाओ फैंग से बदला लेने के लिए अपने मेन ब्रांच से इतने पावरफुल कल्टीवेटर को भेजा है। इसका मतलब है कि वो फैंग तो इसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। ये सुन के जो वो लड़की वाना होती है वो तुरंत ही उस एल्डर के कदमों में गिर जाती है। उसे गिड़गिड़ा के कहने लगती है कि यहाँ पे इस फैंग को मारने के लिए मेरे पिता ने बहुत ही दयनीय मौत पाई है। वो इसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे बाप के मौत का बदला आप इस फैंग को मार करके लीजिए। आगे वो जो एल्डर होते हैं यहाँ पे याना को झिड़कते हुए ये कहते हैं कि भले ही तुम हमारे यंग मास्टर की पहली पसंद हो और यहाँ पे जो तुम्हारा फादर मारा गया है वो हमारे मिलिट्री का सिर्फ एक जनरल था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है, इसीलिए मैं इस फैंग को यहाँ पे आज जान से मार डालूंगा। आगे उस एल्डर यान ने यहाँ पे फैंग को अपने पावर का एक नमूना ही दिखाया होता है। एनर्जी को यहाँ पे फैंग नहीं सह पाता कि तभी यहाँ पे जो जाफा होता है वो फैंग को सजेस्ट करता है कि यहाँ से दुम दबा के भागना ही सबसे अच्छी चॉइस है, कि ये जो बुढ़ा है ये अपने कल्टीवेशन के मार्शल किंग लेवल पे है, मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग लो। जिसमें फैंग यहाँ उसे कहता है कि चाहे मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर रहे चाहे वो जोंग लेन का कल्टीवेटर रहे, यहाँ पे कायरो की तरह तो यहाँ से नहीं भागूंगा। तो मैंने यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो मैं इसके चंगुल से नहीं बच पाऊंगा, इसीलिए मैं यहीं पर रुक करके इसका सामना करने के लिए डिसाइड कर चुका हूँ। इसमें जाफा उसे पूछता है कि तो इसका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास किसी तरह का और कोई एक्सप्लोजन एक्लिजर है कि नहीं। इसमें फैंग यहाँ पे ना में जवाब देता है। ये सुन के जाफा जो होता है वो उसकी तो और भी ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वहाँ से ये कहते हुए 9-2-11 हो जाता है कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें याद दिलाने की कोशिश नहीं की, अभी भी वक्त है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से भाग लो। आगे वो उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाते हुए ही सही उसे बताता है कि अभी अभी सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दिया है उसी गोल्डन लायन रोड हेवनली कुंफू का यूज करूंगा, जिसके साथ मुझे एक तलिस्मान भी दिया गया है। हालांकि मैं उस तलिस्मान और कुंफू को पहली बार यूज करूंगा, मुझे भी नहीं पता कि मैं इसमें सफल रहूंगा या असफल हो जाऊंगा। बस तुम यहीं पर रुको और देखो कि मैं आगे यहाँ पे कैसा शो तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे उस जाफा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फैंग करने क्या वाला है। यहाँ पे वो इस मार्शल लेवल के कल्टीवेटर का कैसे ही सामना करेगा, ये एक नई तरह की खास स्किल का यूज करके, जिसका यूज करना यहाँ पे फैंग को आता भी नहीं। अब उसके उसी हैराने वाले चेहरे के साथ ही इस एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बताएं। जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।